अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद यूसुफ और आप ये वीडियो इल्मा कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं। अच्छा, हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स में। और हमने सबसे पहली वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, इनफैक्ट हमने सबसे पहली वीडियो में लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया डिटेल में। मोमेंटम का न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या ताल्लुक है, हमने उसका एक फॉर्मूला ड्राइव किया। उसके बाद पार्ट 2 में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया और हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 के। और आज उसी टॉपिक का थर्ड पार्ट है जो हमें नजर आ रहा है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखिए यहाँ पर वन डायमेंशन की मुराद लीनियर मोशन ही है, ये बात हमें समझनी चाहिए। जैसे हम पढ़ते थे लीनियर मोमेंटम यानी कि एक ही डायरेक्शन में हरकत करना, तो कोलिजन भी अगर वन डायमेंशन की बात हो रही है तो मतलब ऐसी कोलिजन जो एक लीनियर पाथ पर चलते हुए हो। जिस तरह हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन को ड्राइव किया था और हमने एज्यूम की थी दो बॉडीज m1 m2 और फिर उनके दरमियान कोलिजन हुई थी और दोबारा से उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई थी। और हमने ये कहा था कि m1 की वेलोसिटी बड़ी ज्यादा हो और m2 की वेलोसिटी कम हो, तब ही कोलिजन एग्जिस्ट करेगी, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर बॉडी 1 की वेलोसिटी कम और बॉडी 2 की वेलोसिटी ज्यादा हो। फिर चाहे वो एक ही डायरेक्शन में भी हरकत करें, वो कभी कोलाइड नहीं करेंगे। तो जनाब, ये वो बातें हैं जो हमने इससे पिछली वीडियो में यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सीखी थी। आज हम उसी टॉपिक का अगला हिस्सा पढ़ने वाले हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जब ये कोलिजन होती है तो कोलिजन होने के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 यानी कि v1 का भी एक फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है आज, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 यानी कि v2 का भी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये थोड़ी डिटेल्ड डेरिवेशन है, आसान है लेकिन डिटेल्ड है। हमें बहुत अच्छे से हर एक माइनर सी चीज को समझना होगा और बगैर किसी गलती के जो है ना बात को समझना होगा, ताकि हम आसानी से इनके फॉर्मूलाज ड्राइव कर सकें। बगैर वक्त जाया किए आगाज करते हैं। आई एम सॉरी, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपके इल्म में एक और बात डालना चाहता हूं कि जब हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की, जब भी हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की, क्योंकि कोलिजन दो तरह की होती है, इलास्टिक भी होती है और इन इलास्टिक भी होती है। इस वक्त मैं बात करूं इलास्टिक कोलिजन की। जब भी हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की तो याद रखें एक आइसोलेटेड सिस्टम में जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। ये दो बातें हमने याद रखनी है कि मोमेंटम भी कंजर्व होता है, जैसे मतलब जो कोलिजन से पहले वाले टोटल मोमेंटम है, कोलिजन के बाद वाला टोटल मोमेंटम है वो इक्वल रहता है, जो हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था। इसी तरह आज एक बात जान लें कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, यानी कि पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का सम बिफोर कोलिजन और पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का सम आफ्टर कोलिजन वो भी कंजर्व रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। कब? जब हम बात कर रहे हो इलास्टिक कोलिजन की। जब इन इलास्टिक कोलिजन होगी तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। कब? इन इलास्टिक कोलिजन में। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिक कोलिजन। तो बगैर वक्त जाया किए डेरिवेशन का आगाज करते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था विच इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब जनाब, सबसे पहला काम हमने इस फॉर्मूला के साथ ये करना है कि इसे रीअरेंज करना है, जिसमें हम m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ और m2 वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दें। यानी कि यहां पर m1 u1 मौजूद है और वहां पर m1 v1 मौजूद है, मैं उसे उठाकर इस तरफ ले आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहां पर m2 u2 पॉजिटिव है, मैं उसे उठाकर वहां ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, m1 u1 ये इस तरफ आ गया माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 अपनी जगह रहा, और m2 u2 जो यहां पर पॉजिटिव था वहां जाकर नेगेटिव हो गया m2 u2। जनाब, हमने क्या किया, सबसे पहले
हमने v वाली वैल्यूज को सेपरेट, हमने m1 वाली वैल्यूज को सेपरेट और m2 वाली वैल्यूज को, m2 वाली टर्म्स को सेपरेट कर दिया। क्यों किया? ताकि हम यहां से m1 कॉमन ले सकें। तो जनाब हमने यहां से m1 कॉमन ले लेना है, ठीक है। इसके पास भी m1 मौजूद था, इसके पास भी m1 मौजूद था, बेसिक मैथ अप्लाई की, m1 को कॉमन लिया, तो यहां पर रिमेनिंग है u1 माइनस v1 इक्वल्स टू, यहां पर m2 इसके पास भी मौजूद था, m2 इसके पास भी मौजूद था, हमने m2 को भी कॉमन ले लिया, दिस विल बिकम v2 माइनस u2। और यहां पर आकर हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। क्या किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला था, हमने m1 वाली वैल्यूज को सेपरेट कर दिया, पॉजिटिव m1 v1 था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, m2 u2 पॉजिटिव था, वहां जाकर नेगेटिव हो गया, m2 वाली वैल्यूज भी सेपरेट हो गई। फिर हमने यहाँ पर m1 को कॉमन लिया, जो रिमेनिंग था u1 माइनस v1 हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने m2 को कॉमन लिया, जो रिमेनिंग था v2 माइनस u2 हमने लिख दिया, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था, इलास्टिक कोलिजन में दो चीजें कंजर्व रहती हैं। पहली चीज तो हमारे पास थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का कंजर्व रहना, यानी कि सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहना। इसी तरह जनाब मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं बात करने लगा हूं एनर्जी की, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व रहती है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हर हरकत करती हुई बॉडी किस एनर्जी को यूटिलाइज कर रही होती है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। याद रखिएगा इस बात को। तो जनाब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, यहां पर लिख लेता हूं के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये वो फॉर्मूला है जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट इसकी डेरिवेशन भी आपने क्लास 9 में ड्राइव की है, व्हिच इज के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए मैं इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाऊंगा, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाऊंगा, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाऊंगा, और फाइनली इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाऊंगा। तो जनाब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। यहां पर m की वैल्यू m1 है और v की जगह यहां पर यूज हुआ है u1, तो दिस विल बिकम m1 u1²। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। जनरल फॉर्मूला क्या है? mv²। बॉडी 1 बिफोर कोलिजन के केस में जो बॉडी 1 है उसका m जो है वो m1 है और उसका v जो है वो u1 है। तो जनाब दिस विल बिकम 1/2 m1 u1²। ये बॉडी 1 की काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन। बॉडी 2 की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगेन 1/2 mv² था, इसका m m2 है, ठीक है, और v² था, इसका v u2 है, दिस विल बिकम m2 u2²। मैं ठीक से लिख देता हूं ताकि आपको नजर आए, 1/2 m2 u2²। मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। जगह कम होने की वजह से हम थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखते हैं, तो आप सुनते भी रहिएगा कि जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², तो इसका m m2 है और इसका v u2 है, तो दिस विल बिकम 1/2 m2 u2²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर बॉडी 2 बिफोर कोलिजन। आई एम रिपीटिंग अगेन, बिफोर कोलिजन। अब हम बात करें आफ्टर कोलिजन की, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा 1/2 mv²। इसका m दोबारा m1 है और इसका v जनाब v1 है। ये देखिएगा, इसका v v1 है, दिस विल बिकम v1²। और इसी तरह इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1, ये m2 है, m2, और इसका v जो है वो v2 है, दिस विल बिकम v2²। तो मैंने तमाम बॉडीज की, यानी कि बॉडी ए बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बॉडी बी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बॉडी ए आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बॉडी बी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। मैंने तमाम बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है
टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, जिस तरह हम पढ़ते थे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, हम यहां कहेंगे कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये बात हम मैथमेटिकल फॉर्म में यहां पर लिख देते हैं जनाब, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर है टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। तो अब बॉडी ए बिफोर कोलिजन, बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस बॉडी बी बिफोर कोलिजन 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर है आफ्टर कोलिजन बॉडी ए काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस बॉडी बी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m2 v2 स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। हमने कहा कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और ये बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिफोर कोलिजन, ये बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू ये बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आफ्टर कोलिजन प्लस ये बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आफ्टर कोलिजन। बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिफोर एंड आफ्टर बिफोर कोलिजन, बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिफोर कोलिजन, इन दोनों को सम किया इक्वल्स टू बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आफ्टर कोलिजन प्लस बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आफ्टर कोलिजन। तो जनाब यहाँ पर हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि एक ही बात सर कितनी बार दोहरा रहे हैं, तो इस वजह से कि जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो 2 3 4 बार रिपीट करने के बाद बात उनके जहन में बैठ जाती है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको रिपीटिव लग रहा है आप वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खैर, अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है 1/2 और 1/2। हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, और 1/2 को कैंसिल करके इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो जनाब 1/2 कॉमन आया, अब बचा गया m1 u1 स्क्वायर सॉरी प्लस m2 u2 स्क्वायर। इसी तरह यहां पर भी 1/2 था, यहां पर भी 1/2 था, 1/2 कॉमन आ गया। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने यहां पर 1/2 को कॉमन लिया, यहां पर भी 1/2 को कॉमन लिया। दिस विल बी कैंसिल्ड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां का डिवाइड होगा कैंसिल होगा। हमने डायरेक्ट सिमिलर नंबर देख के उसे कैंसिल कर दिया, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या रह गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब जो काम आपने वहां किया था कि m1 वाली वैल्यूज को सेपरेट और m2 वाली वैल्यूज को सेपरेट किया था, यहां पर भी हमने यही करना है जनाब, m1 वाली वैल्यूज को सेपरेट और m2 वाली वैल्यूज को सेपरेट कर देना है। तो दिस विल बिकम m1 u1 का स्क्वायर। अब m1 वाली वैल्यू मुझे वहां पर मिल रही है m1 v1 स्क्वायर जो प्लस का है, तो उठाकर यहां ले आएंगे, दिस विल बिकम माइनस m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, और वहां पर मौजूद था m2 v2 स्क्वायर। अब ये m2 u2 स्क्वायर यहां पर ऐड हो रहा था, वहां ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस m2 u2 स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने जनाब m1 वाली वैल्यूज को सेपरेट किया, जैसे हमने यहाँ पर किया था, m1 v1 ऐड हो रहा था, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हुआ। यहाँ पर जनाब m1 v1 स्क्वायर ऐड हो रहा था, वहां पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, और वहां पर m2 u2 स्क्वायर ऐड हो रहा था, यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब दोबारा मुझे नजर आ रहा है कि m1 को यहां से कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं m1 को कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से मैंने m2 को कॉमन लिया और बचा क्या v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जनाब सबसे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूला का यूज किया, इक्वेशन नंबर 1 को सेट किया कुछ इस तरह,
फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला का यूज किया और इक्वेशन नंबर 2 को भी सेट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं ये वाला पार्ट बोर्ड का रिमूव करने वाला हूँ। हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को याद रखना है। मैं इनको साइड पर लिख लूंगा ताकि जब हमें नीड होगी हम उनको रख सकते हैं। आपको भी चाहिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसको लिख के रख लें ताकि अगला जो काम हम करने वाले हैं वो आपको समझ आ रहा हो। तो जनाब हम फर्दर डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैंने इनको रिमूव कर दिया, ऊपर की तरफ लिख दिया है। आपको नजर आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं नजर आ रहा मैं यहाँ पर दोबारा लिख दूंगा। खैर अब हमने करना क्या है, इक्वेशन 3 को फाइंड करने के लिए हमने डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को यानी कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन 2 बनाई थी, हमने उस इक्वेशन को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इक्वेशन ड्राइव की थी। हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, इक्वेशन 2 को करना है इक्वेशन 1 से। जिसको डिवाइड करना है वो न्यूमरेटर में आएगा, यानी कि इक्वेशन 2 न्यूमरेटर में आना चाहिए। जिससे डिवाइड करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि इक्वेशन 1 डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो मैं न्यूमरेटर में इक्वेशन 2 लिख लेता हूं, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। जनाब मैंने ये इक्वेशन 2 लिखी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगी। आप थोड़ा सा जो है ना वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। हमारे पास ये इक्वेशन 2 बनी थी, हमने डिवाइड करना है इसको इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 व्हिच इज m1 u1 माइनस v1 और यहां पर जनाब m2 इंटू v2 माइनस u2। हमने क्या किया, ऊपर इक्वेशन 2 है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं, उसको न्यूमरेटर में रखा। बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, हमने उसे डिनोमिनेटर में रखा। पहला स्टेप क्या था, यानी कि सबसे पहली इक्वेशन कैसे फाइंड हुई थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके। दूसरी इक्वेशन कैसे फाइंड हुई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके। तीसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैं 1 और 2 को डिवाइड करवा रहा हूं, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करवा रहा हूं। अपाउंड का मतलब है कि हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो जनाब यहां पर m1 से m1 कैंसिल हुआ, यहां पर m2 से m2 कैंसिल हुआ। अब मुझे न्यूमरेटर में नजर आ रहा है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। मुझे उम्मीद है ये देखकर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा मैथ्स का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी हाँ, मैं रेफरेंस दे देता हूं। वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो इस केस में a u1 है और b जो है वो v1 है। तो जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और इस क्लोज्ड इक्वेशन को ओपन करूंगा, दिस विल बिकम u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये फॉर्मूला रेफरेंस है, ठीक है। डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इक्वल्स टू, इस केस में v2 जो है ना हमारे पास a है और u2 हमारे पास b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 ओवर v2 माइनस u2। इस केस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, यानी कि v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। अब जनाब मुझे नजर आ रहा है u1 माइनस v1 और यहां पर भी u1 माइनस v1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मुझे दिख रहा है v2 माइनस u2 और यहां पर भी दिख रहा है मुझे v2 माइनस u2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जी हाँ, इक्वेशन 1 को हमने ड्राइव किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इक्वेशन 2 को हमने ड्राइव किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। और इक्वेशन 3 को हमने ड्राइव किया 1 और 2 इक्वेशन को डिवाइड करवा के।
हमारे पास तीसरी इक्वेशन भी रेडी हो गई है, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। तो जनाब मैं इसे भी ऊपर की तरफ लिख देता हूं, फिर ये वाला एरिया रिमूव करता हूं और आखिरी जो स्टेप्स है हमारे इक्वेशन के, यानी कि जो हमने फॉर्मूला ड्राइव करना था v1 का और फिर v2 का, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ बॉडी ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन, हमने ये फॉर्मूलाज ड्राइव करने थे, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। मैं ये वाला एरिया रिमूव कर देता हूं, आप इसे अपने पास नोट कर लीजिए। तो जनाब अगला हिस्सा है हमारा डेरिवेशन का, डेरिवेशन फॉर v1, यानी कि v1 का हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है और हमने आगाज किया बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का यूज किया जो कि ये थी u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। इस पॉइंट से हो सकता है कि आपको डेरिवेशन थोड़ी सी पेचीदा लगे, अटेंशन कंप्लीट दीजिएगा, आपको ये बात भी समझ आ जाएगी। अब देखें हमने v1 की डेरिवेशन को फाइंड करना है, यानी कि v1 का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 का यूज करें और v2 के लिए एक इक्वेशन सेट कर दें। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है v1 का। v1 का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को इस तरह सेट करें जैसे जिसमें v2 अलग हो जाए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को v2 के लिए सेट करें। कैसे सेट करूंगा, u2 यहां पर प्लस हो रहा है, उठा के यहां ले आइएगा, ये माइनस हो जाएगा। दिस विल बिकम u1 प्लस v1 प्लस का u2 यहां पे आके हो गया माइनस का u2 इक्वल्स टू v2। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 3 को v2 के लिए सेट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 को v2 के लिए सेट किया। फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं v1 का, लेकिन इक्वेशन 3 को हमने किसके लिए सेट किया, v2 के लिए। ऐसा क्यों किया आगे जाके हमें पता चलेगा। अब जनाब मुझे अंदाजा हो गया कि v2 बराबर है, मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं, v2 बराबर है u1 प्लस v1 माइनस u2 के। मैं यहां पर लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1। जी हाँ, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि वो इक्वेशन जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ड्राइव की थी, उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने वहां पर v2 की वैल्यू को पुट करना है। तो मैं यहां पर उतार लेता हूं इक्वेशन विच इज m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2। मैंने यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को उतार दिया है। ये वो इक्वेशन है जो आपने सबसे पहले सेट की थी बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, v2 की जगह चूंकि हमने लिखा पुट वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 1, मैं v2 की जगह इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को पुट करने वाला हूं। दिस विल बिकम m1 into u1 minus v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 नहीं लिखना, v2 की जगह v2 की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 3 से सेट की थी v2 की वैल्यू उसको पुट करेंगे, विच इज u1 प्लस v1 माइनस u2। मैंने v2 की जगह ये सब लिख दिया, क्या, u1 प्लस v1 माइनस u2, और ये वाला माइनस u2 अपनी जगह रहा माइनस u2। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। क्या किया हमने, v2 की जगह v2 की जो इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 3 से सेट की थी, यहां से सेट की थी, इसको मैंने v2 की जगह पुट किया और ये माइनस का u2 अपनी जगह रहा। अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको एज इट इज लिख देंगे, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 इंटू u1 प्लस v1। अब यहां पर मुझे नजर आ रहा है माइनस u2। अगर मैं थोड़ा सोचूं तो मुझे पता है माइनस माइनस प्लस होता है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, और साइन ग्रेटर नंबर की आती है। अब ग्रेटर और स्मॉलर तो कुछ है नहीं, लेकिन दोनों नेगेटिव है, तो साइन तो माइनस की आएगी, होगा ये प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। दिस विल बिकम 2u2। अगर आपको मैथ्स की बेसिक नो हाउ है, मतलब मैथ्स के बेसिक्स आप जानते हैं, तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, 1 प्लस 1 2, और साइन माइनस किया गया। खैर, अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उससे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस विल बिकम m1 को जब मैंने u1 से मल्टीप्लाई किया, m1 u1 माइनस m1 v1
इक्वल्स टू m2 को भी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो m2 को u1 से मल्टीप्लाई किया, m2 u1 प्लस m2 को v1 से मल्टीप्लाई किया, m2 v1 माइनस m2 को 2u2 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम 2 m2 u2। तो मैंने ब्रैकेट्स को रिमूव किया, यानी कि ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है जनाब, अब दोबारा चूंकि हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं v1 का, हम v1 वाली वैल्यू को सेपरेट कर देंगे और u वाली वैल्यूज को अलग कर देंगे। v1 वाली वैल्यूज को सेपरेट कर देंगे और u वाली तमाम वैल्यूज को अलग कर देंगे। तो अब जनाब मुझे नजर आ रहा है ये m1 v1 यहां माइनस है, अगर मैं इसको उठाकर वहां ले जाऊं m2 v1 के पास, और ये u वाली वैल्यू है, इसके पास u है, ये भी u वाली वैल्यू है क्योंकि इसके पास भी u है, तो इसको उठाकर यहां ले आऊं और इसको भी उठाकर यहां ले आऊं और m1 v1 को उठाकर वहां ले जाऊं, तो मेरे v वाली वैल्यू सेपरेट हो जाएंगी और u वाली वैल्यू सेपरेट हो जाएंगी। तो जनाब m1 u1 एज इट इज रहा, m2 u1 वहां पर प्लस हो रहा था, यहां पर आकर m2 u1 माइनस हो गया और माइनस 2m2 u2 वहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहां पर आकर ये ऐड हो गया प्लस 2m2 u2 इक्वल्स टू, और वहां पर m2 v1 पहले से मौजूद था और ये m1 v1 यहां पर माइनस हो रहा था, वहां जाकर प्लस हो गया m1 v1 ये रहा, m1 v1 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, वहां जाकर ऐड हो गया। तो जनाब हमने क्या किया, हम रिपीटिंग अगेन कि हमने इस कंडीशन मल्टीप्लाई करने के बाद जो कंडीशन बनी उसमें हमने u वाली वैल्यूज को सेपरेट इज इक्वल के दो ही तरफ भेज दिया और v वाली वैल्यूज को इज इक्वल के दो ही तरफ भेज दिया और u वाली वैल्यूज को इज इक्वल के इस तरफ बुला लिया। तो अब आपको सारी u वाली वैल्यूज यहां पर दिख रही हैं और सारी v वाली वैल्यूज वहां पर दिख रही हैं। आखिरी स्टेप है v1 के डेरिवेशन को कंप्लीट करने का, या इनफैक्ट लास्ट दो स्टेप्स है। अब मुझे नजर आ रहा है इसके पास भी u1 है, इसके पास भी u1 है, इट मींस दैट u1 कॉमन आ जाएगा। तो जब u1 कॉमन आया बचा क्या, इसके पास m1 बचा माइनस इसके पास m2 बचा और u1 हमने उस तरफ लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कॉमन लेते हैं वो तो हम इस तरफ लिखते हैं, तो जनाब चूंकि आपकी बुक में फॉर्मूला की शक्ल ऐसी है इसीलिए हमने u1 को दूसरी तरफ लिखा, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रैकेट से पहले वो टर्म मौजूद हो या ब्रैकेट के बाद मौजूद हो, दोनों में जो सिमिलर था मैंने कॉमन ले लिया और जो रिमेनिंग था m1 माइनस m2 उसे मैंने एज इट इज लिख दिया प्लस 2m2 u2 एज इट इज रहा इक्वल्स टू, यहां पर मुझे नजर आ रहा है v1 इसके पास भी मौजूद है और v1 इसके पास भी मौजूद है, तो इस केस में v1 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या m2 प्लस m1। जी हाँ, फाइनल स्टेप, चूंकि आपने v1 का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमें जिस चीज का भी फॉर्मूला ड्राइव करना होता है उसे हमें अकेला रखना होता है। अब मुझे नजर आ रहा है ये ब्रैकेट यहां पर v1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब मैं वहां ले जाऊंगा ये इन टर्म्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इज इक्वल के एक तरफ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाती है। अब फाइनल कंडीशन में वहां पर लिखता हूं क्योंकि स्पेसिंग का इशू आई गेस कि आपको नजर नहीं आएगा, तो मैं इसे वहां लिख लेता हूं, दिस विल बिकम m1 माइनस m2 इनटू u1 जो कि हमने कॉमन लिया था अपॉन जो ये कंडीशन थी v1 इनटू हमने सिर्फ इसे इस ब्रैकेट को वहां लेकर जाना है क्योंकि v1 का तो हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है ना, तो उसे तो हमने वहीं छोड़ना होगा m2 प्लस v1, और इसको जब हम यहाँ लाके डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2, क्योंकि ऐड करते हुए अगर मैं टर्म्स को स्विच भी कर दूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो m2 प्लस m1 हो या m1 प्लस m2 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी हमने इसको वहां ले जाकर डिवाइड करवा दिया। इसी तरह प्लस 2m2 u2 अपॉन, अब चूंकि डिवाइड सिर्फ इस टर्म से नहीं होगा, ये डिवाइड कंप्लीट टर्म से हो रहा है तो इससे भी होगा और इससे भी होगा,
तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू v1। जी हाँ, तो आपने फाइनली v1 का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, विच इज, आप इसको सीधा करके लिख दीजिएगा। स्पेसिंग इशू की वजह से मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं। सीधा करके लिखने से मुराद ये है कि v1 को इस तरफ और इस फॉर्मूला को उस तरफ आप लिख सकते हैं। तो जनाब फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, अगेन कह रहा हूं, यानी कि आफ्टर कोलिजन बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यानी कि बॉडी ए की वो वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद होगी, टकराने के बाद होगी। ये हमने वो फॉर्मूला ड्राइव किया, ये v1 का फॉर्मूला है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, यानी कि बॉडी बी की वो वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद थी, उसको ड्राइव करेंगे। मैं ये वाला पूरा एरिया रिमूव करने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मैं उस इक्वेशन की तरफ मूव करूंगा। तो जनाब हमने डेरिवेशन फॉर v2 यानी कि v2 का फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब जो स्टेप्स आपने v1 के लिए किए थे ना, वो तमाम स्टेप्स रिपीट होंगे, मतलब एक रिपीटिव जो है ना स्टेप्स आप देख रहे होंगे v2 का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। बस डिफरेंस ये है कि पहले हमने v1 का फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हमने v2 को सेपरेट कर दिया था। इस कंडीशन में हम v2 का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो इक्वेशन 3 से v1 को सेपरेट करेंगे। याद रखिएगा, दोबारा कह रहा हूं कि पहले हमने v1 का फॉर्मूला ड्राइव किया, उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 से v2 को सेपरेट किया था। अब हम v2 का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो इक्वेशन 3 से v1 को सेपरेट करेंगे। तो जनाब जब मुझे v1 को सेपरेट करना होगा तो u1 यहां पर प्लस हो रहा है, वहां पर जाकर माइनस हो जाएगा और v1 अकेला हो जाएगा, v2 प्लस u2 माइनस u1। जी हाँ, तो यहां पर मैंने v1 को सेपरेट कर दिया और अगेन आपने इसे पुट इक्वेशन नंबर 1 में ही करना है, 2 में नहीं, इक्वेशन 1 में। जिस तरह आपने पहले v2 को सेपरेट करके इक्वेशन 1 में पुट किया था, इसी तरह इस केस में v2 का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए v1 को सेपरेट करके इक्वेशन 1 में ही पुट करना है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि पुट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि वो इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें मिली थी, व्हिच इज m1 इनटू u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 इनटू v2 माइनस u2। जी हाँ, अब आप यहां पर v1 की जगह v1 की वैल्यू को पुट करने वाले हैं और बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। दिस विल बिकम m1 इनटू u1 माइनस v1। अब आप v1 की जगह v1 की वैल्यूज को यहां पर पुट करने वाले हैं। तो जनाब अब जब v1 की 3 वैल्यूज हैं, v2 प्लस u2 माइनस u1 और यहां पर नेगेटिव साइन है, तो आपको पता है कि नेगेटिव साइन से सबकी साइंस चेंज हो जाती है। याद रहे, नेगेटिव साइन से सबकी साइंस चेंज हो जाती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सबकी साइंस को चेंज कर दें या फिर आप पहले कर्ली ब्रैकेट का यूज करें और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट का यूज करके v1 की वैल्यू को लिखें, विच इज v2 प्लस u2 माइनस u1 राउंड क्लोज कर्ली क्लोज। क्या किया मैंने, m1 एज इट इज रहा, u1 एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा और v1 की वैल्यू के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट यूज कर लिए, क्योंकि मुझे पता है माइनस की साइन से इन तमाम टर्म्स की साइन चेंज हो जाने वाली है। इक्वल्स टू अपनी जगह रहा, m2 एज इट इज रहा इनटू v2 माइनस u2 एज इट इज रहा। ये करने के बाद अब मैं ब्रैकेट को ओपन करने वाला हूं, विच विल बिकम m1 u1 माइनस प्लस माइनस v2 माइनस प्लस माइनस u2 माइनस माइनस प्लस u1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2। इसके बाद जनाब अब आप ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि अगर कोई चीज सिंप्लीफाई हो रही है आप उसको सिंप्लीफाई कर दें। दिस विल बिकम m1
इंटू u1 पॉजिटिव है, u1 पॉजिटिव है, दिस विल बिकम 2u1 माइनस v2 माइनस u2 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2। ये करने के बाद ब्रैकेट के बाद कोई नंबर है तो कोई टर्म है तो आप उससे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट को ओपन करना है तो इससे भी और इससे भी m1 को मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर इससे और इससे मैं m2 को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। दिस विल बिकम m1 को जब मैंने 2u1 से मल्टीप्लाई किया 2m1 u1 माइनस m1 को v2 से मल्टीप्लाई किया m1 v2 माइनस m1 को u2 से मल्टीप्लाई किया m1 u2 इक्वल्स टू m2 को जब मैंने v2 से मल्टीप्लाई किया m2 v2 माइनस m2 को u2 से मल्टीप्लाई किया तो m2 u2। ये करने के बाद जनाब दोबारा मैं u वाले टर्म्स को इस तरफ ले आऊंगा और v वाली टर्म्स को उस तरफ लेकर जाऊंगा ताकि मैं आसानी से v2 का फॉर्मूला ड्राइव कर सकूं। तो जनाब 2m1 u1 एज इट इज रहा और यहां से मुझे नजर आ रहा है माइनस m2 u2 और इसी तरह ये वाली जो वैल्यू थी नहीं ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है माइनस m1 u2 और माइनस का m2 u2 यहाँ पे आके बन जाएगा प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m2 v2 एज इट इज रहा और ये माइनस m1 v2 वहां जाकर ऐड हो गया क्योंकि ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था। m1 v2 इज इक्वल के इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा था वहां जाकर ऐड हो गया। क्या किया हमने u वाली टर्म्स ये यहाँ पर मौजूद थी, ये भी यहाँ पर मौजूद थी, हम इस टर्म को नेगेटिव को उठाकर वहां ले आए पॉजिटिव यानी कि प्लस का हो गया और m2 v2 वहां पर मौजूद था, m1 v2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट था वहां पर जाकर ऐड हो गया। ये करने के बाद अब जनाब मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस केस में u2 इसके पास भी है और u2 इसके पास भी है, मैं यहाँ से u2 को कॉमन ले सकता हूँ लेकिन उससे पहले मैं इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ ऑर्डर वाइज जिस तरह हमने v1 का फॉर्मूला ड्राइव किया था ताकि इसकी वैसी शक्ल बन जाए। तो जनाब मैं यहाँ पर इक्वेशन को अरेंज करता हूँ, दिस विल बिकम m2 u2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 इक्वल्स टू और यहां से मुझे नजर आ रहा है v2 कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूं m2 प्लस m1 ये रिमेनिंग है क्योंकि v2 इन दोनों के पास से कॉमन चला गया, बचा क्या m2 प्लस m1। खैर अब मुझे नजर आ रहा है इन दोनों टर्म से, मैं अगेन कह रहा हूं यहां पर हमने सिर्फ इनको अरेंज किया है, हमने कोई इज इक्वल के इस तरफ या उस तरफ कोई चीज नहीं लेकर गए। m2 u2 को मैं स्टार्ट में ले आया, माइनस m1 u2 को लिखा, उसके बाद 2m1 u1 को लिखा। वजह यह है कि v1 का फॉर्मूला भी कुछ इसी शक्ल में था तो हम सिमिलर फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको बस अरेंज किया है। अब मुझे नजर आ रहा है इसके पास भी u2 मौजूद है, इसके पास भी u2 मौजूद है, मैं u2 को कॉमन ले सकता हूं और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने वहां पर कॉमन लिया था दिस विल बिकम, मैं इस जगह को यूटिलाइज करने वाला हूं, मैंने यहां पर u2 को कॉमन लिया, अब यहां पर बचेगा क्या m2 माइनस m1। तो जनाब m2 माइनस m1 ये रिमेनिंग था हमारे पास। अब जैसे मैंने पहले जो कॉमन लिया था उसे बाद में लिखा था तो बेहतर है कि हम यहां पर भी यही करें, यहां पर भी यही करें, m2 माइनस m1 और u2 जो है वो कॉमन आ गया था, u2 कॉमन आया और रिमेनिंग क्या है m2 माइनस m1, हमने यहां पर लिख दिया m2 माइनस m1 इज इक्वल टू इस केस में v2 अच्छा हम सॉरी यहां पर जो है ना ये रह गया 2m1 u1 रह गया प्लस 2m1 u1 इक्वल्स टू यहां पर जनाब रह गया v2 इंटू m2 प्लस u2। अब ये m2 प्लस u2 मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा यानी कि इस टर्म से भी डिवाइड हो जाएगा और m2 प्लस m1 को अरेंज करके हम यूं भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2 और इस टर्म से भी डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये बराबर होगा v2 के। तो जी हाँ हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m1 m2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमने क्या किया, मैं रिपीट करूं लास्ट स्टेप, ये m2 प्लस m1 यानी कि m1 प्लस m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड हो गया इससे भी और इससे भी। और साथ साथ हमने यहाँ पर एक और स्टेप भी किया था कि हमने u2 को कॉमन ले लिया था। तो आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू को डिवीजन के लिए। चूंकि मेरे पास जगह नहीं थी और हमने इसको खत्म करना था, इसीलिए मैंने दो स्टेप्स एक साथ कर लिए कि u2 को कॉमन भी ले लिया और m2 प्लस m1 जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ लाकर डिवाइड भी करवा दिया। और फाइनली हमने v2 का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। v2 से मुराद फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी b आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो बॉडी b की वेलोसिटी थी हमने उसका फॉर्मूला भी ड्राइव किया। कोलिजन के बाद जो बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी थी हमने उसका भी फॉर्मूला ड्राइव किया। कुछ इसी तरह की एक डेरिवेशन आपकी बुक में मौजूद है जिस टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके कुछ केसेस भी होते हैं जो कुछ बुक्स में हैं, कुछ बुक्स में नहीं है। तो अगर आप चाहेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट में आके कहेंगे, तो मैं जरूर उन केसेस के बारे में ही बताऊंगा। फिलहाल हम डेरिवेशन को यहाँ पर रोकते हैं। हमने v1 का फॉर्मूला ड्राइव किया, हमने v2 का फॉर्मूला ड्राइव किया, यानी कि दोनों फाइनल वेलोसिटीज कोलिजन के बाद वाली जो दोनों वेलोसिटीज हैं उनका फॉर्मूला ड्राइव किया। और अगर देखा जाए तो हमने पूरी डेरिवेशन को 5 स्टेप्स में मुकम्मल किया है। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज किया था, उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज किया, उसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशन को जो हमने यहाँ से बनाई थी इनको डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने v1 का फॉर्मूला इक्वेशन 3 की मदद से ड्राइव किया, उसके बाद मैंने v2 का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3 की मदद से ड्राइव किया। तो जनाब 5 हिस्सों में हमने इस डेरिवेशन को किया था। डिटेल्ड डेरिवेशन है लेकिन आसान है, डिटेल्ड है, लेंदी है, हम कह सकते हैं ऐसा, लेकिन आसान है। तो आप इसको देखकर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। और अगर कहीं आप स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, तो दोबारा आप वीडियो देखते हुए जिस स्टेप में आप अटके हैं वहां से आप दोबारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपने क्या गलती की है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ आएगी और आपको इससे आपकी स्टडीज में बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।